हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग आज महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन महाजनपद काल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाजनपद काल है क्या। दोस्तों, जब वैदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल भी अपने समापन की ओर होता है, तो हमें एक ऐसा काल देखने को मिलता है जहाँ विभिन्न संघों और जनपदों का निर्माण होता है। हमने आर्यों के काल में भी देखा था कि आर्यों ने किस प्रकार से कबीले में रहना प्रारंभ किया था और इन कबीलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन लोगों ने एक राजा की नियुक्ति की थी। शुरुआत में तो ये जो राजा का चुनाव है जनता द्वारा किया जाता था, किंतु धीरे धीरे ये राजा का जो चुनाव था ये जनता द्वारा ना हो करके ये वंशानुगत होता चला गया और वंशानुगत होने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार के संघों का उदय होता है और इन्हीं संघों विभिन्न प्रकार के जो संघों का जन्म होता है इन्हें ही जनपद कहा गया और इन जनपदों के समूह को महाजनपद कहा गया है। उत्तर वैदिक काल जो होता है उसमें 1000 BC के आसपास हमने देखा था कि लोहे की खोज होती है और इस लोहे की खोज की वजह से मीन्स जनसाधारण या लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यह आर्थिक परिवर्तन जो है मीन्स आर्थिक क्षेत्र में उनके बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और आर्थिक क्षेत्र का परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र को परिवर्तित कर देता है। और जब सामाजिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र परिवर्तित होता है, प्रभावित होता है, तो वहाँ राजनीतिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहता है और जो धार्मिक क्षेत्र है इसका असर उस पर भी पड़ता है। तो राजनीतिक क्षेत्र का असर तो ये रहा कि जो कबीले थे वो जनपद बने और जनपद जो है वो महाजनपद का रूप ग्रहण करता है। वहीं धार्मिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो वो काल जो है मीन्स धार्मिक परिवर्तन का भी काल माना जाता है। वहाँ दो संप्रदायों नास्तिक आस्तिक संप्रदायों का जन्म होता है, प्लस जो ब्राह्मण धर्म है उसका भी स्वरूप रहता है और नास्तिक संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। तो दोस्तों, ये जो 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद का जो जिक्र है ये हमें मीन्स जानकारी कहाँ से मिलती है, मीन्स इसका अस्तित्व था, कैसे था, किस प्रकार था, किस प्रकार का शासन व्यवस्था था वहाँ, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसकी जो जानकारी है हमें उस काल, चूँकि ये यानी महाजनपद काल का उदय काल और धार्मिक परिवर्तन काल यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय है ये दोनों का सेम काल माना जाता है। तो इस 16 महाजनपद का जो जिक्र है इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। मीन्स सर्वप्रथम जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है इसका सुत्त पिटक का जो 5 निकाय है उसमें इस 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो 16 महाजनपद है इसमें कौन कौन से महाजनपद थे और इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इससे संबंधित जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादातर तो दोस्तों इससे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ऐसा होता है कि जैसे अब मगध महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है, कौन सी थी, या वो वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है। तो हम लोग मूल रूप से महाजनपद काल को जानेंगे, यानी कौन सा महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये जो मगध महाजनपद है इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है, जिसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह मानी जाती है। इस मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश आदि के शासक जो हैं वो शासन करते हैं। तो इस मगध साम्राज्य का या मगध महाजनपद का महत्व इस 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली आगे चलकर हो जाता है। और इसकी जो राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी, जिसका निर्माण हर्यक वंश का जो शासक है आपका बिंबिसार उसने की थी।
इसकी दूसरी जो प्रमुख महाजनपद मानी जाती है वो अंग महाजनपद है। इसकी राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में भागलपुर या मुंगेर में, यानी बिहार के भागलपुर या मुंगेर का जो आसपास का क्षेत्र है वो इसका क्षेत्र, यानी चंपा का क्षेत्र भागलपुर या मुंगेर का आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अगला जो महाजनपद है वो बज्जी महाजनपद है, जिसकी राजधानी वैशाली थी और वर्तमान में भी यह वैशाली तिरहुत क्षेत्र में ही पड़ता है। तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी और इसकी जो वर्तमान क्षेत्र है वो वैशाली या तिरहुत क्षेत्र का आसपास का जो क्षेत्र है वह माना जाता है। दोस्तों, ये जो मगध, अंग और बज्जी है, ये तीनों महाजनपद बिहार में स्थित है। मीन्स ये तीनों महाजनपद का संबंध बिहार, वर्तमान में बिहार में स्थित है। और ये जो काशी है, कौशल, मल्ल, चेदी और वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, ये जो 8 महाजनपद थे, इसका जो संबंध है, यानी इसका जो अस्तित्व है वो यूपी से है, यानी यूपी में ये स्थित है। दोस्तों, ये जो महाजनपदों का स्थिति आप देखिएगा भारत के नक्शे में, तो ये उत्तर भारत और मध्य भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में एक महाजनपद पाया जाता है। ये जो 3 महाजनपद है, ये मगध, अंग और बज्जी, ये तो बिहार में स्थित है और ये 8 महाजनपद आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये 11 महाजनपद तो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में ही स्थित हो गया। बाकी जो है 2, एक आपका राजस्थान और एक महाराष्ट्र में है और एक मध्य प्रदेश में है। और ये जो 2 है बाकी, ये भारत से बाहर, अभी मीन्स वर्तमान में ये भारत से बाहर स्थित है। तो याद करने के लिए हमें 11 जो है कॉलम, यानी 3 बिहार का कॉलम बना लिया जाए और 4-4 का यूपी का कॉलम बना लिया जाए, तो याद करने में आसानी होगी। आगे जो हम लोग देखते हैं वो यूपी का जो पहला महाजनपद वो काशी है और इसकी जो राजधानी वाराणसी थी, जो वर्तमान में वाराणसी में ही स्थित है। मीन्स इसको पहले बनारस कहा जाता था और फिर बाद में वाराणसी हो गया। तो ये इसकी जो स्थिति है अभी भी वाराणसी में ही है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला जो महाजनपद है वो कौशल महाजनपद है और इसकी जो राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। दोस्तों, ये वही कौशल है जिसकी राजधानी अयोध्या मानी जाती है, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसमें भगवान राधा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म स्थान माना जाता है। और यह क्षेत्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित माना जाता है वर्तमान में। अगला जो है महाजनपद वो मल्ल महाजनपद है। इसकी जो राजधानी है कुशीनगर थी, जो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग माना जाता है वर्तमान में। यानी ये मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। दोस्तों, ये वही कुशीनगर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बहुत बार इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस महाजनपद में हुई थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी भगवान की मृत्यु जो है मल्ल महाजनपद में हुई थी और मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी और यह वर्तमान में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग माना जाता है। अगली जो जनपद है वो है चेदी और इसकी जो राजधानी थी वो शुक्तिमती थी और वर्तमान में यह यूपी में ही पड़ता है। तो ये जो चेदी महाजनपद है, इसकी जो विशेषता थी कि इसका जो राजा था शिशुनाग था और ये शिशुनाग जो है इसकी ही हत्या श्री कृष्ण के द्वारा की जाती है। तो ये शिशुनाग जो है इसका शासक, इसका राजा, ये बहुत प्रसिद्ध होता है। तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स जो है ये इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में इलाहाबाद यूपी में इसका स्थान पड़ता है। अगली जो है महाजनपद वो कुरु महाजनपद है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और वर्तमान में यह दिल्ली मेरठ के आसपास माना जाता है। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वही कुरु है जिसका जिक्र महाभारत काल में किया गया था। महाभारत का जो काल है वो 900 से
1000 BC के आसपास माना जाता है। और इस महाभारत में आपका पांचाल और आपका गांधार ये सब महाजनपदों का जिक्र किया गया है। तो ये कुरु महाजनपद थी जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक इंद्रप्रस्थ और एक हस्तिनापुर। जो इसका जो वर्तमान क्षेत्र दिल्ली में मेरठ के आसपास का क्षेत्र इसका वर्तमान क्षेत्र माना जाता है। अगली जो है महाजनपद वो पांचाल महाजनपद है। इसकी जो राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी, जो वर्तमान में इसका क्षेत्र रोहेलखंड माना जाता है। दोस्तों ये पांचाल का जिक्र भी महाभारत में किया गया है। इस पांचाल की द्रौपदी थी जिसका विवाह पांडवों के साथ किया गया था। और इसकी 2 राजधानियाँ, यानी ये पांचाल 2 भागों में विभक्त था, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी वो काम्पिल्य मानी जाती है। अगली जो महाजनपद है वो सूरसेन है। ये सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो वर्तमान में मथुरा यूपी में ही पड़ता है, यानी इसका वर्तमान क्षेत्र मथुरा ही माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये थे दोस्तों 11 महाजनपद, जिसमें 3 बिहार से थे और 8 आपका उत्तर प्रदेश से थे। अगला जो महाजनपद है वो मत्स्य महाजनपद है, जो आपका इसकी राजधानी विराटनगर मानी जाती है, जो अभी वर्तमान में जयपुर भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो विराटनगर का क्षेत्र माना जाता है। अब अगली जो महाजनपद है वो अश्मक महाजनपद है, जिसकी राजधानी पैठण या प्रतिष्ठान मानी जाती है, जो महाराष्ट्र में स्थित माना जाता है। दोस्तों यह एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पड़ता है, जिसकी जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित माना जाता है। इस पैठण, ये अश्मक की राजधानी पैठण या प्रतिष्ठान थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। अगली जो महाजनपद है वो अवंती है। इसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। दोस्तों ये भी अवंती जो है ये भी 2 भागों में विभक्त थी, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी तो उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी माहिष्मती मानी जाती है। और दोस्तों ये वही अवंती है जहाँ के शासक मीन्स सेनापति जो होते हैं अशोक होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे कि जब इस अशोक यानी यहाँ तक्षशिला में एक विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जो अशोक के पिता बिंबिसार होते हैं वो उनको तक्षशिला भेजते हैं। तो ये वही अवंती है जहाँ का शासक यानी सेनापति अशोक थे। और इसकी जो राजधानी है उज्जैनी, यानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती मानी जाती है, जो वर्तमान में उज्जैन MP यानी मध्य प्रदेश में स्थित मानी जाती है। अगली जो महाजनपद है वो गांधार महाजनपद है। ये गांधार महाजनपद का भी जिक्र दोस्तों महाभारत काल में किया गया है। ये गांधार की ही राजकुमारी होती है, गांधारी, जिसका विवाह कुरु राजकुमार के साथ होता है, जो आगे चलकर कौरवों की माता बनती है। तो इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला मानी जाती है। जो तक्षशिला आगे हम लोग मौर्य काल में पढ़ेंगे कि यह तक्षशिला शिक्षा का एक महान केंद्र बनता है, जो आपका बौद्ध धर्म से जहाँ संबंधित जानकारियाँ और शिक्षा दिया जाता है। इसके ही जो आचार्य होते हैं, जो विष्णुगुप्त और चाणक्य होते हैं, जो यहाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत होते हैं। और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो काबुल और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र जो माना जाता है, यानी काबुल और रावलपिंडी के बीच का जो क्षेत्र है ये तक्षशिला गांधार का क्षेत्र माना जाता है। यानी ये वर्तमान में भारत से बाहर है। उस काल में तो चूँकि ये भारत का हिस्सा था तो ये भारत में ही था, लेकिन अभी वर्तमान में यह भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये काबुल और रावलपिंडी का बीच का हिस्सा माना जाता है। अब अंतिम जो महाजनपद है वो कंबोज महाजनपद है। इसकी राजधानी लाजपुर मानी जाती है। ये वर्तमान में कश्मीर का पुंछ क्षेत्र, यानी इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो कश्मीर का पुंछ क्षेत्र माना जाता है। तो ये थे दोस्तों 16 महाजनपद जिसकी जानकारियाँ हमने
जिसकी विभिन्न जानकारियाँ हमने हासिल करने का प्रयास किया, जिसकी जो मेन जानकारी है हमें अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था था, जो मीन्स किस प्रकार का था, वो राजतंत्रात्मक था कि लोकतंत्रात्मक था। तो बुद्ध के समय जो हमने यानी अंगुत्तर निकाय में हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि यहाँ जो 10 गणतंत्र थे वो मीन्स जो 10 राज्य थे वो गणतंत्रात्मक शासन वहाँ चलता था, जिसमें बज्जी संघ का ही 8 जो जनपद था वो बज्जी संघ का ही था। बज्जी संघ का ही जो लिच्छवी जो राज्य जनपद होता है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का प्रथम लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था। और यह जो लिच्छवी है यह बज्जी संघ के अंतर्गत आता था। और जो कौशल है, मगध, वत्स और अवंती ये सबसे शक्तिशाली राजतंत्र था। तो हमने कुल मिलाकर ये देखा दोस्तों कि जो ये 16 महाजनपद का जो काल था ये राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार का शासन प्रणाली यहाँ पर विकसित था। लेकिन आगे जो हम लोग देखेंगे मौर्य काल, गुप्त काल आगे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो लोकतंत्रात्मक शासन है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है यानी जो वंशानुगत वाली शासन प्रणाली है ये आगे बढ़ जाएगा और लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहीं से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 16 महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।